हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम वैल्यू एडिशन कोर्स रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जाम्पल जो ई.एम. फॉस्टर ने लिखा है। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, एग्जाम्पल लिया है शहरजादे का। ये कैरेक्टर है किसमें? 1001 नाइट। ये क्या है? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मिडल ईस्टर्न फोक टेल्स जो अरेबिक में कंपाइल की गई है। इंग्लिश में हम इसे जानते हैं अरेबियन नाइट्स के नाम से। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो स्टोरी है वो क्या कहती है। ध्यान रखिएगा, अभी हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 2 और 3 में जो एक्चुअल नॉवेल्स हैं उन पर अभी बात करनी बाकी है। ये स्टोरी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि एक पर्शियन किंग हुआ करता था जिनका नाम था शरियार। अब उस किंग को एक दिन पता लगता है कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं वो अनफेथफुल हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में या रिवेंज लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट वाइफ को मरवा तो देते हैं, लेकिन साथ में वो एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हर रोज वे एक न्यू वर्जिन को मैरी करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग या मॉर्निंग से पहले ही उसे मरवा देंगे। तो ये सिलसिला चलता है। वो हर रोज एक न्यू वर्जिन गर्ल से शादी करते हैं और रात खत्म होने के बाद या नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले ही उसे बीहेड कर दिया जाता है, यानी उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसे मरवा देते हैं। अब जो उनके किंगडम का वजीर है उनके सामने ये चुनौती आती है कि इवेंचुअली ही कुड नॉट फाइंड एनी मोर वर्जिन्स ऑफ नोबल ब्लड, यानी नोबल फैमिलीज की कोई भी वर्जिन उस किंगडम में अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके आगे क्या होता है, वजीर की जो डॉटर हैं, उनकी लड़की, उनकी बेटी जिसका नाम है शहरजादे, वो वॉलंटियर करती हैं कि मैं किंग से शादी करूंगी। तो अब वो ये भी जानती हैं कि जो रात है, रात खत्म होने को आएगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो शहरजादे क्या करती हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लास्ट विश क्या है, तो वो कहती हैं कि आई वॉन्ट टू बिड वन लास्ट फेयरवेल टू माई सिस्टर, यानी अपनी यंगर सिस्टर से वो एक बार मिलना चाहती हैं। और जब यंगर सिस्टर को वहां बुलाया जाता है उनके बेड चेम्बर में, तो उनकी यंगर सिस्टर क्या बोलती हैं कि मुझे एक स्टोरी सुनाओ। जब शहरजादे स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं तो किंग भी सुनता है। इनफैक्ट वो सोता नहीं है, बहुत एडमायर करते हैं स्टोरी को, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो स्टोरी सुनाती जाती हैं, पूरी रात बीत जाती है, किंग सोते नहीं है और स्टोरी को सुनते रहते हैं। अब जब रात खत्म हो जाती है, दिन चढ़ जाता है, तो वो एकदम से बीच में रुक जाती हैं। तो किंग उन्हें कहते हैं कि आगे सुनाओ, तो वो कहती है नहीं, अब रात खत्म हो गई है, अब दिन चढ़ गया है। तो किंग को क्या करना पड़ता है, किंग उन्हें जीवित छोड़ देते हैं एक दिन के लिए कि अगली रात को वो स्टोरी फिनिश करेंगी और तब उन्हें मार दिया जाएगा। तो नेक्स्ट नाइट यानी अगली रात को क्या होता है, शहरजादे अपनी पहली स्टोरी जिसको उन्होंने सस्पेंस में लास्ट नाइट छोड़ दिया था बीच में, वो से कंप्लीट करती हैं, एक और स्टोरी शुरू करती हैं, पहले से भी ज्यादा उसमें सस्पेंस होता है और किंग उसे भी सुनते हैं। और वही चीज रिपीट होती है कि जैसे ही रात खत्म होती है वो स्टोरी को बीच में छोड़ देती हैं और किंग इस चीज में फंस जाते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा। तो कहा जाता है ये सिलसिला 1001 यानी 1001 नाइट्स या 1001 रातों तक चलता है। यानी अब तक शहरजादे किंग को 1000 स्टोरी सुना चुकी हैं और फाइनली वो किंग को बोलती हैं कि अब मेरे पास और स्टोरीज सुनाने को नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है कि ये जो 1001 नाइट्स हैं, ये जो कहानियां सुनाने का सिलसिला चलता रहा है, इस दौरान किंग को उनसे प्यार हो जाता है, ही फॉल्स इन लव विद हर, और किंग उन्हें अपनी क्वीन बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि शहरजादे ने अलाइव रहने के लिए जो वेपन हथियार यूज किया वो था सस्पेंस। उनकी स्टोरीज में इतना स्ट्रॉन्ग सस्पेंस होता था कि जब वो बीच में छोड़ती थी तो किंग जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। और ई.एम. फॉस्टर कहते हैं कि हम सब लोग
यानी हम जो रीडर्स हैं, जो नॉवेल्स को पढ़ते हैं, हम शहरजादे के हस्बैंड की तरह हैं। यानी जब भी हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर शॉर्ट में कहें, द स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ अ नॉवेल। स्टोरी को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। यानी जो इवेंट्स हैं उन्हें टाइम सीक्वेंस में अरेंज किया गया है और उसे कोई नरेट कर रहा है। और इसके बारे में अगर आप और लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि द स्टोरी इज अ वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। यानी बिना स्टोरी के एक नॉवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तभी बोला गया है, ई.एम. फॉस्टर ने लिखा है, द स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ अ नॉवल। अब इसका एडवांटेज देखिए, एक नॉवेलिस्ट जब नॉवल लिखता है उसका मेरिट ये हो सकता है कि उनकी स्टोरी ऐसी है कि वो ऑडियंस जानना चाहती है शहरजादे के हस्बैंड की तरह कि आगे क्या होने वाला है। ये उसका मेरिट हो गया, एडवांटेज। लेकिन अगर एक स्टोरी में फॉल्ट देखा जाए, तो अगर एक स्टोरी ऐसे डिजाइन की गई है कि ऑडियंस आगे जानना नहीं चाहती कि आगे क्या होगा, तो वो एक फॉल्ट माना जाएगा। और उसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि वो एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी है। जैसे आप में से काफी लोग जब बॉलीवुड फिल्म्स देखा करते हैं, तो अगर एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म होती है तो आपको लगता है कि इसमें कुछ यूनिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है कि एंड में क्या होने वाला है। तो कुछ लोगों को ऐसी फिल्म्स जो है वो बोरिंग लगती हैं, क्योंकि स्टोरी का आइडिया आपको स्टार्टिंग में ही लग जाता है। इसके अलावा अपनी बुक में जो स्टोरी का चैप्टर है, ई.एम. फॉस्टर ने एग्जांपल लिया है वॉल्टर स्कॉट का। उन्होंने बोला है कि वॉल्टर स्कॉट हैज अ ट्रिवियल माइंड एंड अ हैवी स्टाइल। और आगे कहते हैं कि ही कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। उनके बारे में और बोलते हैं कि ही हैज नाइदर आर्टिस्टिक डिटैचमेंट नॉर पैशन। फिर कहते हैं ही हैज ओनली अ टेम्परेट हार्ट एंड जेंटलमैनली फीलिंग्स एंड एन इंटेलिजेंट अफेक्शन फॉर द कंट्री साइड। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी बुक में ऐसे बहुत से नॉवेलिस्ट के बारे में उन्होंने बात की है, क्योंकि ये उनका एक क्रिटिकल पीस ऑफ वर्क है। लेकिन वॉल्टर स्कॉट के बारे में वो लास्ट में ये भी कहते हैं, बट ही could tell a story and had the primitive power of keeping the reader in suspense। तो आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस में हमेशा नेगेटिव ही लिखना होता है, फ्लॉज बताने होते हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस मींस कि उसको आप स्टडी करें, इवैल्यूएट करें, उसका एनालिसिस लिखें। जो आपको प्लस पॉइंट दिखे हैं वो भी लिखें, जो आपको नेगेटिव दिखे हैं वो भी लिखें। फॉर एग्जांपल, वॉल्टर स्कॉट द्वारा लिखा ये एक वर्क है, द एंटीक्वेरी। इसके बारे में ई.एम. फॉस्टर ने बहुत ब्रीफ में बताया है, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ लास्ट लाइन पे फोकस करूंगा। ई.एम. फॉस्टर कहते हैं कि लास्ट में लिखा है, इसाबेला वार्डर रिलेंट्स एंड मैरीज द हीरो। ई.एम. फॉस्टर कहते हैं कि दिस इज सच एन इडियोटिक यूज ऑफ मैरिज एज फिनाले। यानी लास्ट पार्ट में जो एंडिंग है, जहाँ पे टिपिकली क्लाइमैक्स होता है, वहां पर आप अगर ये बोलते हो कि इसाबेला जो कैरेक्टर है उनके नॉवल में, शी मैरिज द हीरो, तो उनके हिसाब से ये एक इडियोटिक यूज ऑफ मैरिज है। तो आप खुद देखिए, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स या कोई भी फिल्म ऐसी देखी है जिसमें आपको पता होता है कि हीरो और हीरोइन लास्ट में यूनाइट होने वाले हैं, एंड देन दे गेट मैरिड एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये एंडिंग पसंद आती है, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्हें ये एंडिंग पसंद नहीं आती। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो स्टोरी के बारे में ई.एम. फॉस्टर ने बोली है, वो कहते हैं, स्टोरी इज द एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेलिस्ट वर्क विच आस्क्स टू बी रेड आउट लाउड। आप जानते हैं, आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको स्टोरी सुनाई होंगी, और यही वो कहते हैं कि स्टोरी को अगर पढ़ के सुनाया जाए तब एक्चुअली वो आपके ईयर्स को अपील करती है रादर देन टू योर आईज। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है, या जो भी है, टेक्निकली पोएम्स भी रिसाइट करने के लिए ही होती हैं, स्टोरीज भी पढ़ के सुनाने के लिए ही होती हैं। और इसी की बात
E.M. फॉस्टर ने की है कि अ स्टोरी इज मेंट टू बी रेड आउट लाउड, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्टोरी हम रीडर्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है इन द फॉर्म ऑफ लिसनर्स। तो इसके आगे जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है नॉवल का वो है पीपल, यानी जो कैरेक्टर्स की बात होती है नॉवल में, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले गाइस हम क्विकली समराइज करेंगे हमने आज क्या पढ़ा है। आपके सिलेबस की बात पिछली वीडियो में हो चुकी है, डिफरेंट यूनिट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। जो नॉवेल्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उन्हें आप कैसे और कहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने शुरू की है यूनिट नंबर 1। यूनिट 2 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ आपको पढ़ना है, ये नॉवल आपके सिलेबस में है। और यूनिट 3 में आज़ादी जो कि चमन निहाल ने लिखी है, ये आपके सिलेबस में है। तो यूनिट 1 में आज हमने E.M. फॉस्टर की जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, ये एक आपकी एसेंशियल रीडिंग्स की लिस्ट में है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने देखा है कि E.M. फॉस्टर एक नॉवेलिस्ट थे जो नॉवेल्स लिखा करते थे, लेकिन साथ में वो एसेज भी लिखा करते थे और एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। और ये जो बुक की हम बात कर रहे हैं ये ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में जो क्लार्क लेक्चर्स उन्होंने डिलीवर किए हैं उनको कंपाइल किया गया है इस बुक में, और ये एक क्रिटिकल पीस ऑफ वर्क है बाय E.M. फॉस्टर। तो वेरी क्विकली हमने ये समझा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्योंकि E.M. फॉस्टर एक नॉवेलिस्ट थे और एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। हमने नॉवल की डेफिनेशन देखी है, हमने नॉवल के फीचर्स देखे हैं कि हाउ इज अ नॉवल डिफरेंट फ्रॉम अदर लिटरेरी फॉर्म्स। उसके बाद हमने सीधा एस्पेक्ट्स डिस्कस करने शुरू कर दिए जो E.M. फॉस्टर ने अपनी बुक में लिखे हैं। ये उन एस्पेक्ट्स की लिस्ट है, 7 एस्पेक्ट्स हैं, और आज हमने पहला एस्पेक्ट यानी कि स्टोरी डिस्कस किया है, विच इज द बैकबोन ऑफ द नॉवल, विच इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ नॉवल। इसमें हमने एग्जांपल लिया है शहरजादे का, जो अपने हस्बैंड को यानी किंग को स्टोरी सुनाया करती थी, और उनकी स्टोरीज में जो सस्पेंस था उसी की वजह से वो अलाइव रह पाई, क्योंकि हर रात को वो स्टोरी सुनाया करती थी और सुबह होते ही वो बीच में रुक जाया करती थी। किंग आगे जानना चाहते थे कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, और इसी का कंपैरिजन E.M. फॉस्टर ने हमारे साथ किया है कि हम रीडर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यानी स्टोरी में अगर सस्पेंस नहीं है, अगर हमारी क्यूरियोसिटी बनी नहीं रहती है तो हम आगे पढ़ना शायद नहीं चाहेंगे। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया है द एंटीक्वेरी बाय वॉल्टर स्कॉट, जिनके बारे में E.M. फॉस्टर ने क्रिटिकल ओपिनियन दिया है। He says an idiotic use of marriage as finale. तो ये था फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, द स्टोरी। इन द मीन टाइम गाइज, अगर आप ये नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं दैट वुड बी अमेजिंग। आनंद मठ written by Bankim Chandra Chatterjee, but आप पढ़ेंगे इसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेटेड बाय श्री अरबिंदो एंड बरेंद्र के घोष, और यूनिट 3 में you have Azadi written by Chaman Nihal. So guys, that is it for this video. If you found the video useful, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.